दोस्तों आज हम साउथ की एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव आनंद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ था जब उसे एक लड़की की रहस्यमय मौत की खबर मिलती है। तो शुरुआत में यह सब बहुत ही सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अनकहे सवाल उसके मन में घर करने लगते हैं। सच जानने की जिद उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां हर कदम पर अंधेरा, डर, छिपे हुए राज उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे आनंद गहराइयों में उतरता है, उसे पता चलता है कि ये मौत किसी साधारण घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल का हिस्सा है जहां सत्ता, लालच और निजी दुश्मनी एक दूसरे से टकराती है। इस सफर में उसे न सिर्फ दूसरों के सीक्रेट का सामना करना है, बल्कि अपने अंदर छिपे हुए डर और कमजोरियों से भी लड़ना है। आगे डिटेक्टिव आनंद की ये खोज धीरे धीरे खतरनाक सच्चाई की ओर बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, क्या आनंद उस स्टूडेंट की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है आनंद श्रीबाला। दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2023 में, जब एर्नाकुलम के पुलिस स्टेशन में मेरी नाम की एक लड़की का परिवार हॉस्टल वार्डन के साथ बहुत ही टेंशन में पहुंचता है। उनकी बेटी मेरी का कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां के ऑफिसरों ने बोलते हैं कि देखिए, ये केस नॉर्थ स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मेरी का परिवार वहां से नॉर्थ वाले स्टेशन में जाता है, लेकिन उधर भी उन्हें फिर से कहा जाता है कि हॉस्टल की लोकेशन तो सेंट्रल स्टेशन के अंदर आती है, तो आपको वहीं पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेरी को लापता हुए लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। यूजुअली जब मेरी लेट होती थी तब वो अपने हॉस्टल वार्डन को और पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती थी, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए मेरे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब हम देखते हैं मेरे के पेरेंट्स सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर हम सीआई बेनी को देखते हैं। वो मेरे के परिवार से अच्छे तरीके से बात करता है। बेनी उनकी बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत ही एक्शन लेने का वादा भी करता है। वो मेरे के परिवार को समझाता है कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, शायद मेरे के मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई होगी या फिर वो किसी अपने फ्रेंड के घर पर चली गई होगी। अब यहाँ पर वो मेरी की फोटो दूसरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करने के लिए कहता है और सभी हॉस्पिटल में भी चेक करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही बेनी पास के पुलिस स्टेशन में भी ये मैसेज भेज देता है। अब उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं बेनी सो रहा होता है, तभी उसे फोन आता है, यानी कि दूसरे पुलिस स्टेशन से। मतलब कि वो फोन दूसरे पुलिस स्टेशन से था। उधर से बताया जाता है कि लेक के पास एक बॉडी मिली है और वो कल के मिसिंग केस से मैच हो रही है। ये खबर सुनते ही बेनी शॉक रह जाता है। तुरंत ही मेरी के परिवार के साथ उस बॉडी को देखने के लिए निकल पड़ता है। अब ये सभी लोग जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तो मेरे के फादर को पता चलता है कि ये तो उनकी ही बेटी की बॉडी है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर उनका तो दिल ही टूट जाता है और ये बेचारे बहुत ही दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब उसके बाद ये खबर पूरे मीडिया में छा जाती है और यहाँ से इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं पुलिस के थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि मेरे ने ही खुद की जान ले ली। उसके बॉयफ्रेंड रॉय के साथ कुछ दिनों से उसका झगड़ा चल रहा था और उन्हीं कारणों की वजह से उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया और परेशान होकर मेरे ने ऐसा कदम उठाया। तो इस वजह से उस लड़के रॉय को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, मेरे की फैमिली को पुलिस की रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं लगती। वो दोबारा से कंप्लेंट फाइल करते हैं और अब ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ दे दिया जाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट श्रीबाला को देखते हैं। वो अपने न्यूज चैनल के लिए इस केस की रिपोर्टिंग शुरू करती है। वो अपने हेड के साथ क्राइम फाइल के एपिसोड के बारे में बात करती है और ये वही एपिसोड होता है जिसके चलते मेरे इस केस को कवर करने वाली थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी भी मेरे के पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि उनकी बेटी को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। असलियत में उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है ये पुलिस को पता करना होगा। अब वहां से सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि ये केस 6 महीने पहले का है। पुलिस रिपोर्ट और बाकी के डिटेल्स देखने के बाद आम इंसान भी ये समझ सकता है कि इस केस में कुछ न कुछ मिसिंग जरूर है। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ पर श्रीबाला अपने बॉस से कहती है कि हमें इस केस को दोबारा से एक्सप्लोर करना चाहिए। अब श्रीबाला की बातें सुनकर उसकी हेड भी इसके लिए एग्री हो जाती है, लेकिन आगे वो पूछते हैं कि पर ये केस तो पुलिस ने क्लोज कर दिया है, क्या हम इस केस को एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए प्रूव करेंगे कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। इस पर श्रीबाला मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, इसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव ही बेस्ट रहेगा और वो मेरे पास पहले से ही है। तो दोस्तों, अगले ही पल हमें कहानी के हीरो आनंद को दिखाया जाता है, जो कि श्रीबाला का बॉयफ्रेंड है। अब आनंद के बारे में और बातें करें तो वो एक यंग लड़का है जो इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम दे चुका है और रिजल्ट का वेट कर रहा है। हालांकि दोस्तों, बाद में हमें पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर आनंद की माँ के बारे में हमें पता चलता है, उनका नाम भी श्रीबाला था। वो एक हेड कांस्टेबल थी जो कि 15 साल पहले ड्यूटी करने के दौरान मारी गई थी। फिर हमें आनंद के गार्डियन आइजैक के बारे में पता चलता है।
आइजैक, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है और अब डिपार्टमेंट की पुरानी फाइल्स को देखता है। आनंद अक्सर आइजैक के पास जाता है केस फाइल्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन स्किल बहुत ज्यादा तेज होती है। खैर, अब सुबह हम देखते हैं आनंद का एसआई के लिए इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर उसके इंटरव्यू की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। वो एक्सेलेंटली परफॉर्म करने लगता है, लेकिन जब एक स्टेज पर इंटरव्यूअर उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं और स्पेशली उसकी माँ के बारे में, तो अपनी माँ के बारे में सवाल सुनकर आनंद तो बहुत घबरा जाता है। एकदम से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और तभी उसी वक्त उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा घबराओ मत, कॉन्फिडेंट होकर जवाब दो। इस तरह से उसकी माँ उसे मोटिवेट करती है। फिर क्या था, आनंद बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू कंप्लीट करता है, सारे जवाब ठीक से दे देता है, लेकिन उसके इस अटकने की घटना की वजह से उसे एसआई की जॉब नहीं मिलती। खैर, अब शाम को आनंद उदासी में आयशा को श्रीबाला के साथ बैठा होता है। यहाँ पर आयशा को श्रीबाला उसे समझाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। श्रीबाला आनंद को परेशानी में देखकर कहती है कि देखो आनंद, तुम्हारे लिए मैंने जॉब ऑलरेडी तैयार रखी है। तब श्रीबाला आगे बताती है कि आनंद का काम उसके प्रोग्राम के क्राइम फाइल्स के लिए होगा, जिसमें आनंद उसके केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में उसकी मदद करेगा। अब ये बात सुनकर आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद श्रीबाला और उसकी टीम मेरी के पेरेंट्स से जाकर मिलती है। उनसे अपने एपिसोड के चलते सवाल जवाब करने लगती है। अब मेरी के माता पिता का यही मानना था कि उनकी बेटी खुद की जान कभी नहीं ले सकती। फिर श्रीबाला पूछती है कि क्या उस दिन मेरी ने उन्हें कॉल किया था। तब मेरी की माँ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, उस दिन मेरी ने कॉल किया था। उसका कहना था कि वो एक प्रोजेक्ट की वजह से घर पर नहीं आ पाएगी। मेरी की माँ आगे बताती है कि उसका एग्जाम का रिजल्ट आया था और उसने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। अब अपनी बेटी की बातें याद करके वो काफी इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। तो ये सब कुछ देखकर आनंद को भी बहुत दुख होता है कि इस परिवार ने अपनी यंग बेटी को खो दिया। अब वहाँ से आनंद मेरी के रूम में चला जाता है। वहाँ पर छानबीन करने लगता है। वो इधर उधर कुछ सस्पिशियस चीजें ढूंढ रहा होता है, तो तभी उसे रूम में इनहेलर मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि शायद मेरी को अस्थमा की बीमारी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसलिए वो इस इनहेलर का यूज करती थी। तो ये जानने के बाद उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। वो तुरंत ही मेरी के माता पिता के पास भागकर जाता है और मेरी के बारे में और कुछ सवाल पूछने लगता है। आनंद उससे पूछता है कि क्या आपकी बेटी मेरी को स्विमिंग आती थी। उसके पापा इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, उसे तो छोटी उम्र से ही पानी से डर लगता था। फिर आनंद पूछता है क्या आपकी बेटी को अस्थमा की बीमारी थी। तो उसके पिता बताते हैं हाँ, उसे अस्थमा की बीमारी थी। ये प्रॉब्लम उसे 8 साल की उम्र से ही हो गई थी। उसके बाद आनंद उनसे मेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी मांगता है। वो उन सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है और तभी अचानक वहाँ पर आनंद को अपनी माँ की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, इस केस को आम इंसान की नजर से मत देख, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की नजर से देख, तुम्हें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। तो आनंद बहुत ही बारीकी से सब कुछ ऑब्जर्व करने लगता है। वो कुछ सस्पिशियस बातें नोट करता है और कहता है कि माँ, उस लड़के ने खुद को नहीं मारा है, ये तो मर्डर है। फिर वो यही बात मेरे के पेरेंट्स को भी बता देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं आइजैक के घर पर आनंद, श्रीबाला और आइजैक एक साथ बैठे होते हैं। तब श्रीबाला आनंद से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये एक मर्डर केस है। तो उस पर आनंद उसे समझाते हुए कहता है कि एक अस्थमा का पेशेंट और पानी से डरने वाली लड़की, इसे देखकर ये कहना कि उसकी पानी में डूबने की वजह से जान चली गई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब उसके बाद आनंद और श्रीबाला आनंद के घर पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आनंद के मन में सिर्फ मेरे के केस की ही बातें चल रही थी। अब श्रीबाला आनंद को ड्रॉप करते वक्त उसे कहती है कि ये सिर्फ एक चैनल के प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए है, तुम्हें इस केस में ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर आनंद कुछ भी नहीं कहता। आनंद अपने घर में जाता है। वहाँ पर वो बालकनी में होता है, तब फिर से उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर इस लड़की की मौत में तुम्हें जरा सा भी कुछ डाउट्स है तो उसे ढूंढो, उस लड़की को इंसाफ दिलाओ। खैर, अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि आनंद अपने रिसर्च को जारी रखता है और मेरी के केस को सॉल्व करने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसके बाद आनंद मेरी के फ्रेंड, पुलिस और एडवोकेट से इंटरव्यू लेता है और कुछ इंपॉर्टेंट केस से जुड़ी हुई बातें अपने रिसर्च में निकालता है। फिर श्रीबाला आनंद को अपने रिसर्च को कैमरे के सामने रखने के लिए कहती है। इसके लिए पहले तो आनंद मना करने लगता है, लेकिन श्रीबाला के प्रेशर की वजह से वो अपने सारे इस केस के रिलेटेड रिसर्च कैमरा के सामने रख देता है। और दोस्तों, उस प्रोग्राम को काफी अटेंशन मिलने लगती है। मेरी के केस को लोग और भी ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शंकर दास नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, यानी कि उसने ये केस दोबारा से शुरू किया होता है। अब शंकर दास आनंद से मिलता है और उसे कहता है कि देखो आनंद, मेरे हिसाब से ये तो एक आत्महत्या का ही केस है। पर आनंद उसकी बात नहीं मानता। वो अगले दिन शंकर दास को कॉल करके कहता है कि सर, मैं अपनी पूरी रिपोर्ट प्रूफ करके दिखाऊंगा, साथ ही उसे पब्लिक के सामने भी लाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है।
ऑफिसर शंकर दास इस पर जवाब देता है कि ठीक है, तुम अपनी बात प्रूफ करो, हम अपना देखते हैं। अब दोस्तों आनंद अपने मन में ठान लेता है कि वो मेरे के केस को किसी भी कीमत पर सॉल्व करके ही रहेगा। आगे आनंद अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लगता है। जब वो मेरे के डेथ के दिन का एनालाइज करता है तब उसे पता चलता है कि उस दिन मेरी एक चर्च गई थी। फिर वो जब उस चर्च के प्रीस्ट से बात करता है तो वो प्रीस्ट कहता है कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए यहाँ कैंडल जलाने के लिए चर्च में आई थी। तब आनंद आइजैक के साथ मिलकर चर्च का सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करता है। अब फुटेज में वो देखता है कि मेरी 5:32 पर चर्च से निकली थी और सिर्फ 5 मिनट के बाद वो वापस आई थी। जब वो वापस आई थी तब वो अपना बैग बंद कर रही थी। आनंद तुरंत इस डिटेल को नोटिस करता है और डिसाइड करता है कि वहाँ के आसपास के दुकान ओनर से मेरी के बारे में पूछताछ करेगा। अब आनंद और उसके कुछ साथी मिलकर आसपास के शॉप ओनर से बात करते हैं, पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब आनंद को वहाँ के एक दुकान में मेरे के माता पिता के इमेज दिखाई देती है। आनंद उस दुकान के लेडी से बात करता है और वो लेडी तो मेरे को पहचानती थी। मेरे के बारे में पूछने पर वो कंफर्म करती है कि मेरे उनके दुकान पर गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी। वो लेडी कहती है मेरे ने मुझे कहा था कि वो गिफ्ट हमेशा हमारे दुकान से ही खरीदती है। तो आनंद सोचता है कि आखिरकार मेरे ने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा होगा। उसके बाद आनंद मेरे के फ्रेंड को कॉल करता है, उससे पूछता है कि उस दिन किसका बर्थडे था। तो उसे पता चलता है कि उस दिन किसी का भी बर्थडे नहीं था। अब इसी दौरान श्रीबाला मेरी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है। उसमें पता चलता है कि मेरे ने एक लड़की के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। उस लड़की का नाम होता है आहना पॉल। आनंद तुरंत ही उस लड़की को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल उस लड़की के पिताजी उठाते हैं और वो कुछ बिना बोले ही फोन को कट भी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर शंकर दास कह रहा होता है कि ये केस क्लोज है। मरने के लिए उसने कई सारे तरीकों को ट्राई किया और आखिरकार मेरी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा ही हुआ होगा। इधर आनंद और श्रीबाला मेरी का फोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मेरे का फोन नहीं मिलता। इसलिए आनंद डिसाइड करता है कि वो अपने हैकर फ्रेंड की मदद से फोन का IEMI नंबर ट्रैक करेगा। जब उसका IEMI नंबर ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि वो फोन 26 मई को बंद हुआ था और अब 1 महीने पहले तमिलनाडु के नगर कोइल में वो फोन एक्टिवेट हुआ था। तो यहाँ पर आइजैक अपने सस्पेंडेड ऑफिसर अय्यप्पन को वहाँ नगर कोइल में भेजता है ताकि वो उस फोन ओनर को ट्रैक कर सके। तो अय्यप्पन को पता चलता है कि ये फोन तो सेकेंड हैंड स्टोर से खरीदा गया था, जिसका ओनर एंटोनी नाम का एक आदमी है। उधर शंकर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है क्योंकि उसका मकसद आनंद को गलत प्रूफ करना था। अब ऑफिसर शंकर दास को भी तमिलनाडु के नगर कोइल के बारे में पता चलता है। वो भी वहां पर पहुंच जाता है और एंटोनी जब उसे देखता है तो वो भागने लगता है। एंटोनी को लगता है कि अब वो फंस गया है, इसलिए वो बहुत घबरा गया था, लेकिन शंकर दास जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेता है। शंकर दास एंटोनी को पकड़कर केरला ले जाता है। फिर केरला पहुंचने के बाद शंकर दास आनंद और श्रीबाला से सारी कहानी सुनता है कि कैसे उन्होंने इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी और उन्हें ये सारे सबूत मिले। तब जाकर यहाँ पर ऑफिसर शंकर दास को आनंद की बातों पर यकीन होता है कि मेरे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर शंकर दास उस एंटोनी नाम के आदमी से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। एंटोनी के रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इसके नाम पर तो बहुत सारे क्राइम रजिस्टर है। अब शंकर दास एंटोनी पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उसे मारता पीटता है, उस पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते अब फाइनली एंटोनी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एंटोनी कहता है कि मैंने ही मेरी को मारा है, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। अब ये बात सुनकर शंकर दास आनंद को इन्फॉर्म करता है, लेकिन आनंद को इस बात पर डाउट होता है क्योंकि मेरी के फ्रेंड और फैमिली एंटोनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आनंद को ये बात सच नहीं लगती कि मेरे और एंटोनी का कोई रिलेशनशिप चल रहा था। उसे लगता है कि एंटोनी झूठ बोल रहा है। आगे आनंद डिसाइड करता है कि वो मेरे के एक्स बॉयफ्रेंड रॉय से जाकर मिलेगा। अब रॉय के घर पर पहुंचने पर आनंद देखता है कि वहां पर तो रॉय की माँ का फ्यूनरल चल रहा है। रॉय अकेला बेटा होता है और बहुत दुखी होता है। आनंद उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, उसकी फीलिंग समझता है। रॉय से थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी और रॉय की कहानी में कुछ राज जरूर छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। तभी वहां पर आनंद की माँ की आत्मा एक मूर्ति की तरफ देखकर इशारा कर रही होती है। आनंद भी उस मूर्ति को देख लेता है और उसे याद आता है कि इसी तरह की मूर्ति उसने उस दुकान पर देखी थी। तब उसे समझ में आता है कि यह वही मूर्ति है जो मेरे ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ऑर्डर की थी। और यहाँ पर यह समझ में आता है कि असल में 26 तारीख को रॉय की माँ का जन्मदिन था। और दोस्तों जैसा कि हमें ये भी पता है कि 26 तारीख को ही मेरी की मौत हुई थी। इससे आनंद को ये बात समझ में देर नहीं लगती कि मेरे ने जरूर रॉय की माँ को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ये मूर्ति बनवाई होगी। अब आनंद रॉय के पास जाकर पूछता है कि मेरी की मौत के दिन तुम्हारी माँ का बर्थडे था, है ना? और उस दिन मेरे यहाँ पर आई थी। तो ये बात सुनकर रॉय गुस्से में जवाब देता है कि नहीं। फिर आनंद वहां से चला जाता है और रॉय की माँ का फोन उठाकर उसका नंबर चेक करता है। उस नंबर को वो अपने हैकर दोस्त को भेजता है, कहता है कि
जरा इस नंबर को चेक करो, जरा पता करो 26 तारीख को मेरे को या फिर किसी और को इस नंबर से कॉल गया था या नहीं। कॉल और मैसेज दोनों पे चेक करो। तो उसका हैकर दोस्त अपने प्रोग्रामिंग का यूज करके सब कुछ पता लगा लेता है और आनंद को बताता है कि उस दिन टोटल 4 कॉल्स गई थी, लेकिन मेरे के नंबर पर नहीं। उसने एक कॉल शाम के 6 बजे आहाना को किया था। अब ये बात सुनकर आनंद तो हैरान हो जाता है। दरअसल दोस्तों आहाना मेरी की वही दोस्त थी जो पिछली बार आनंद आहाना को कॉल कर रहा था, जिसकी फोटो हमने इंस्टाग्राम पर देखी थी। अब आनंद आहाना को कॉल करके पूछता है कि मेरे ने उससे आखिरी बार कांटेक्ट क्यों किया था। अब ये सवाल सुनते ही अपने दोस्त के बारे में याद करके वो रोने लगती है। वो बताती है कि दरअसल सर मेरे ने मुझे एक दवाई के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। अब आनंद उस दवाई का नाम पूछता है तो वो उससे बता देती है। फिर उस दवाई के बारे में आनंद गूगल पर सर्च करता है तो उस दवाई को देखने पर आनंद को एक बात याद आती है कि उसने ऐसे ही दवाई रॉय की कार के अंदर देखी थी। तो इसके चलते अब आनंद को रॉय के ऊपर शक हो जाता है। वहां से आनंद ऑफिसर शंकर दास के पास जाता है। तब शंकर दास एंटोनी का केस कोर्ट में ले जाना होगा ऐसा उसे कहता है, लेकिन आनंद उसे कहता है कि अभी भी एक और पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉय की मां की मौत पर उसके रिलेटिव को भी डाउट हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉय के पिता काफी पहले ही गुजर गए थे। अब आनंद शंकर दास को रॉय से जुड़े हुए काफी सारे प्रूफ दिखाता है, जिसके चलते ऑफिसर शंकर दास रॉय को कस्टडी में लेकर उसकी घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। साथ ही रॉय की गाड़ी को भी चेक करता है। जब वो गाड़ी को चेक कर रहा था तो तब वहाँ पर आनंद भी होता है। फिर रॉय से सवाल जवाब करने के लिए वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ पर आनंद और शंकर दास उसे बारी बारी सवाल जवाब पूछने लगते हैं। आनंद उससे पूछता है कि रॉय तुमने अपने ही माँ को क्यों मारा। रॉय कहता है कि मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर रॉय का अजीब बर्ताव देखकर और उसके घर पे मिली हुई वो मूर्ति देखकर आनंद को यकीन हो जाता है कि 26 तारीख को मैरी वहां गई थी। अब वो रॉय से और भी ज्यादा सवाल पूछने लगता है और प्रूफ के रूप में वो रॉय की माँ के फोन से आहाना को कॉल की गई थी इसका रिकॉर्ड दिखाता है। उसके बाद आनंद बताता है कि मेरे ने आहाना को जिस दवाई के बारे में पूछा था वो रॉय के माँ के फोन से पूछी गई थी। अब ये बात सुनकर रॉय डर जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे सारा सच बताना ही होगा, इसके अलावा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए वो आनंद से कहता है कि हाँ उसने अपनी माँ को मारा है क्योंकि वो दर्द से अपने बेड पर पड़ी रहती थी, वो अपनी माँ का दुख देख नहीं सकता था। ऐसा कहकर रोना शुरू कर देता है। वो आगे कहता है कि लेकिन मैंने मेरे को कुछ नहीं किया है। इस तरह से वो लगातार बोलते रहता है। पुलिस के सामने ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन अब आनंद रॉय के मगरमच्छ आंसू देखकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो आगे उसे एक और प्रूफ के बारे में बताता है जो कि असलियत में रॉय को गुनहगार साबित कर देगा। वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया, तुम्हारा पिता तो पहले ही मर चुका था, लेकिन इस बार तुमने अपनी माँ को मारकर सारे प्रॉपर्टी और पैसे हासिल करने के लिए सब कुछ किया। और रॉय की कार की तलाशी लेने पर आनंद को मेरे की हाफ इयरिंग भी मिले थे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद रॉय समझ जाता है कि उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। आगे अब रॉय अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है कि 26 तारीख को मेरे उसके घर पर आई थी क्योंकि उस दिन रॉय की माँ का बर्थडे था। मेरी रॉय की माँ को बर्थडे के तौर पर वो गिफ्ट दे देती है, लेकिन जब मेरी ने रॉय की माँ के कमरे में टेबल पर रखे हुए टैबलेट्स देखे तब उसे शक हुआ कि ये दवाइयाँ तो किसी दूसरी बीमारी की है। इसलिए मेरे ने इस दवाइयों के बारे में आहाना से भी पूछा था। अब मेरे को रॉय के ऊपर डाउट हो जाता है कि कहीं वो इन पिल्स के सहारे अपनी माँ को मारना तो नहीं चाहता। तो मेरे इसके बारे में रॉय से सवाल पूछती है। रॉय से कहता है कि ये तो कान के दर्द की दवा है, लेकिन फिर भी अब मेरे को रॉय के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगी। तो ये बात सुनकर रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो मेरी को मार डालता है। फिर उसी रात को वो अपनी माँ की भी जान ले लेता है और ये सब उसने सिर्फ पैसों के लिए किया था। लेकिन अब यहाँ पर आनंद के मन में एक और डाउट था कि वो एंटोनी नाम का बंदा इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुआ। फिर शंकर दास और आनंद को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ये पता चला कि मेरी के डेथ के दिन रॉय एंटोनी के फोन पर एक नंबर से कॉल आया था। इसी कारण पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पर बेनी का नाम सामने आता है और दरअसल दोस्तों ये वही ऑफिसर बेनी होता है जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर वो दोनों ऑफिसर बेनी से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। असल में ये सीआई बेनी रॉय के साथ मिला हुआ था, उसने रॉय के साथ पैसों की डील की हुई थी। रॉय ने उसे पैसे देकर इस केस को दबाने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों उनकी प्लानिंग ये थी, वो लोग इस केस में एंटोनी को इन्वॉल्व करके उसे इसमें फंसाना चाहते थे और मेरे की मौत का जिम्मेदार एंटोनी को ठहराकर ये लोग बच जाएंगे। फिर बाद में ऑफिसर बेनी अपनी पावर का मिसयूज करके एंटोनी को जेल से बाहर निकालेगा
लेकिन अब यहाँ पर उनकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। आगे हम देखते हैं शंकर दास इस केस की पूरी रिपोर्ट कमिश्नर को दे देता है और आनंद को भी ये केस सॉल्व करने में मदद करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद इस केस के मुजरिमों को मीडिया के सामने लाया जाता है। फिर कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं आनंद की माँ की आत्मा उसके बगल में खड़ी होती है और वो काफी खुश थी। इतने में ही शंकर दास वहाँ पर आता है और आनंद से कहता है कि तुम्हारी माँ एक ईमानदार ऑफिसर थी। मुझे लगता है कि वो यही कही है जो हमें देख रही है और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। अब आनंद की माँ की आत्मा तो पास में खड़ी होती है जो मुस्कुराती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।